नमस्कार। जन्म कुंडली में अशुभ दशाओं का कैसे हम आकलन करें, यानी कि इनका फलादेश कैसे करें। आज के इस वीडियो में हम उन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे कि अशुभ दशाएं कौन सी होती है और हम उसका प्रेडिक्ट करते हैं तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। हम ये जो फलादेश कर रहे हैं ये केपी एस्ट्रोलॉजी की सॉफ्टवेयर के द्वारा, यानी कि केपी एस्ट्रोलॉजी पद्धति के ऊपर कर रहे हैं। देखिए, विंशोत्तरी जो दशा है उसको प्रेडिक्ट करने के लिए कृष्णमूर्ति पद्धति बहुत ही बढ़िया एक टूल रहता है। वैसे तो वैदिक ज्योतिष में भी बहुत अच्छा फलादेश होता है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में हम जो है वो अगर वो दशा जो है आपकी विवाह के लिए है तो नवमांश को फोकस करिए। अगर वो सप्तमांश के ऊपर है, यानी कि संतान संबंधित दिक्कतें दे रही है, तो आप सप्तमांश पे जाइए। अगर वो काम धंधे से संबंधित है तो दशमांश पे फोकस करिए। तो वो भी हम जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति जो है वो थोड़ा सा एक सीधा और एक सरल सा तरीका लगता है। और अगर आप केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपको जो है वो 45 के लगभग एक वीडियो की सीरीज़ है जिसके द्वारा आप सीख सकते हैं। उस वीडियो सीरीज़ का जो लिंक है वो आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में मिलेगा, जिसके द्वारा आप बहुत अच्छी तरह से पूरा का पूरा केपी एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। देखिए, इस जो आपके सामने जो कुंडली है इसमें चंद्रमा की दशा चली है जातक को 2020 से, यानी कि आपके सामने है यहाँ पे देखिए 2020 से। तो अब चंद्रमा जो है वो क्या फल देगा। सबसे पहले तो देखिए, जिन व्यक्तियों को जैसे हम आइडिया लगाते हैं कि भाई ग्रह कौन सी दशा खराब निकलती है, तो सीधी सी बात है कि जो ग्रह 6, 8, 12 के मालिक होते हैं या जन्म कुंडली के मार्केश या अशुभ होते हैं या नीच के होते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे राशियों में बैठे होते हैं जिनके राशि स्वामी 6, 8, 12 त्रिक भाव में होते हैं, तो उन ग्रहों की दशाएं थोड़ी सी खराब रहती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जन्म कुंडली का शनि एक अशुभ ग्रह, तो इसकी दशा में कुछ किंतु परंतु होता है। जन्म कुंडली के 8वें घर में गुरु की राशि है, अब गुरु की एक राशि 5वें घर में, तो गुरु यहाँ पे अशुभ नहीं है। अब इसमें 12वें घर पे देखते हैं तो 12वें घर के जो मालिक है वो चंद्रमा है, तो चंद्रमा की जो दशा है वो खराब हो सकती है। इसका मतलब ये हमारे लिए थोड़ा सा एक पिन पॉइंट करने का टाइम होता है, क्योंकि अशुभ ग्रह जो होते हैं, यानी अशुभ ग्रह और अशुभ दशाएं, यानी कि 6, 8, 12 या फिर मार्केश और बादकेश, इनकी दशाएं कहीं ना कहीं खराब होती है। तो जब हमें पता चल जाता है कि भाई शनि की दशा खराब हो सकती है इस कुंडली के अनुकूल, इस कुंडली के अनुकूल जो है वो बुध जो है वो भी थोड़ा सा अशुभ माना गया है, मार्केश भी है, लाभ घर का स्वामी है, वैसे तो ठीक है, लेकिन एक जो 12वें घर का स्वामी चंद्रमा है वो थोड़ा सा खराब हो सकता है। तो हम उस दशा को देखेंगे। अगर वो दशा हमारे मेन टाइम फ्रेम पे आ जाती है, जैसे कि जातक का जन्म 1987 का है, तो इसके क्या है कि मेन टाइम पे आ गई है, यानी कि जैसे उसका जवानी का समय, अब उसको बनना या बिगड़ना है, तो उस समय अगर इसकी दशा आ गई तो उसे हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल भी है और सीखने वाला भी है। देखिए, सबसे पहले क्या करें कि इस जन्म कुंडली का 12वें घर का स्वामी है तो अशुभ है। अब ये 5वें घर में आ गया है और 0 डिग्री का है। बहुत सारे लोग इसे 0 डिग्री का कह के ये छोड़ देंगे, भाई 0 डिग्री का है तो बाल अवस्था में है, इसका क्या फलादेश करोगे, ये तो शून्य है, कुछ नहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन ये छोड़ दीजिए। लेकिन जब हम केपी एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं तो यहाँ पे 0 डिग्री पे नक्षत्र काम कर जाएगा। अब धनु राशि का जो पहला नक्षत्र होता है वो केतु का होता है, उसके बाद शुक्र का और उसके बाद सूर्य का। तो 0 से लेकर 13 डिग्री तक केतु का नक्षत्र चलेगा। अब केतु पे डिपेंड करता है सारा खेल। तो केतु जन्म कुंडली में 2nd हाउस में चला गया है, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा केतु से जुड़ गया है। और केतु वैसे नेचुरल जो है वो मेलेफिक प्लेनेट है, अशुभ ग्रह है, और चंद्रमा 12वें घर का स्वामी है और 5वें घर में आता है। तो 5वां घर क्या है कि जन्म कुंडली में व्यापार के लिए, नौकरी के लिए एक अशुभ भाव है। यानी कि अगर हम 8वें घर से गिनते हैं, 10वें घर से गिनते हैं, यानी कि ये जो हमारा कर्म होता है जिसे हम कर्म कहते हैं, तो वहाँ से ये 8वां है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो यानी कर्म की मृत्यु है। और छठा अगर हमारी नौकरी है तो नौकरी का जो है वो आपका बन जाता है 12वां, तो नौकरी को नुकसान देता है। अगर हम अपने 7वें घर यानी कि व्यापार के घर से गिनते तो वहाँ से 11वां, तो व्यापार का लाभ है। लेकिन अगर हमारा कोई व्यापारी मित्र है, जैसे कि हमारा कोई पार्टनरशिप है, तो उसका लाभ बन जाता है, फिर ये हमारा कंपटीटर को फ़ायदा देने वाला ग्रह बन जाता है। तो कुल मिला के 5वां घर हमारे व्यापार के तरीके से थोड़ा सा नुकसान दे देता है। ये रूपरेखा मैं इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। कई सारे लोग कहते हैं कि इतना सारा बोल के हमारा समय बर्बाद करते हो, लेकिन ये रूपरेखा समझोगे तो आपको फल प्रेडिक्ट करने का तरीका समझ में आ जाएगा। तो हमने देखा कि भाई चंद्रमा 12वें घर का स्वामी है, अड़चनों का स्वामी है, और यहाँ पे ये जो है वो व्यापार की और नौकरी की रुकावटें पैदा करता है। अब चंद्रमा यहाँ पे क्या सिग्निफिकेट कर रहा है वो देखते हैं।
चंद्रमा जन्म कुंडली के अंदर 7वें और 9वें दोनों कस्प का मालिक है, यानी 7वां व्यापार हो गया, 9वां जो है वो 10वें का 12वां है, यानी कि 9वां भाग्य भी है, और 10वें का 12वें का मतलब हो गया कि 10वें घर में जो हलचल होने वाली है, जैसे कि भाग्य का मतलब होता है या फिर दूर का मतलब होता है कि जैसे कि हमारे नौकरी या काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा, तो हम सोचते हैं यार ये काम अच्छा नहीं है, इसको चेंज करें, या फिर यहाँ हमारा जो है ये जगह पे अच्छा नहीं फल मिल रहा है, तो हम यहाँ से छोड़ के दूसरे शहर में या दूसरे देश में चले जाएं। तो वो नो जो होता है वो चेंजेज को दर्शाता है। नो हमेशा नुकसान नहीं देता, नो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार, नो को नेगेटिव नहीं कहेंगे, लेकिन नो क्या करता है कि हमें नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं दूर करने के लिए एक नया आइडिया देता है कि भाई तुम यहाँ पे आपका नहीं चल रहा है, ये व्यापार नहीं चल रहा है, तो तुम बदल दो, या तुम जो चेंज करो, या कोई नई चीज़ लेके आओ, या नई शहर में चले जाओ। तो नो यहाँ पे क्या है, हलचल तो कर ही रहा है, तो 10वें के अंदर हलचल पैदा कर रहा है, तो उससे हमें क्या परिणाम मिल रहा है, 2 कस्पों का मालिक है, और जो चंद्रमा है वो दिखा रहा है 4 और 12, तो यहाँ पे 4 12 दिखा रहा है। दूसरा केतु के नक्षत्र में है और केतु के उप नक्षत्र में है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चंद्रमा को देखने के बाद यहाँ पे जो आपके जो क्लासिकल सिग्निफिकेटर होते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं चंद्रमा सेकंड हाउस का सामने बैठा है तो सेकंड हाउस के परिणाम देगा, चंद्रमा चौथे घर के परिणाम देगा, चंद्रमा जो है वो यहाँ पे अगर हम देखें तो 12वें घर के परिणाम देगा। तो वो ऐसे भी देखते हैं। देखिए ये जो तरीका है वो उनके तरीके से सही हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ ये तरीका मुझे लगता है कि बहुत कमज़ोर है। अगर आपको इसको देखना है तो पूरा स्टालर फैमिली को देखो इसकी, यानी कि इसकी जो पूरे परिवार है, यानी कि चंद्रमा जो है वो यहाँ पे केतु के नक्षत्र और केतु के उप नक्षत्रों में है, और चंद्रमा को कौन देख रहा है वो भी देखना पड़ेगा। चंद्रमा यहाँ पे 2 4 और 12, तो 2 4 12 के अंदर फल देखते हैं। तो जातक को कई बार हम देखते हैं कि भाई ये तो प्रॉपर्टी में लाभ है, या विदेश जा सकता है, विदेश से वापस आ सकता है, ये इस तरह के परिणाम मिल रहे हैं। लेकिन इसको पूरा देखें तो केतु के नक्षत्रों में, तो यहाँ पर हम जब जाएंगे तो केतु हमें 4 2 और 12 देता है। मैंने हमारे जितने भी सीरीज़ के वीडियो उनमें सब में कहा है कि केतु और राहु दोनों के ई सिग्निफिकेटर जरूर देखें, क्योंकि राहु और केतु का ई सिग्निफिकेटर इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि ये स्पेशल प्लेनेट है, और स्पेशल प्लेनेट है तो इसके मतलब इनके परिणाम भी स्पेशल होंगे। तो इसलिए अगर हम देखते हैं तो 4 2 और 12 के साथ जो है वो 3 5 8 भी जुड़ गया है और 7 भी जुड़ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 3 5 8 और 12 होता है तो व्यापारिक नुकसान होता है। तो अगर हम देखते हैं तो जो 4th हाउस है वो यहाँ पे 2 बार हाईलाइट हुआ है। इसके बाद केतु के नक्षत्र, यानी चंद्रमा केतु और केतु, अगर आप इसमें सिग्निफिकेटर की टेबल बनाओगे तो इसमें क्या होगा कि ये जो केतु है 2 बार अपने सिग्निफिकेटरों में 3 5 8 और 12 जैसे सिग्निफिकेटर देता था। तो इसका मतलब क्या है कि चंद्रमा हमारा अशुभ हो गया। अब ये नहीं है कि पूरी 10 साल की चंद्रमा की दशा खराब होगी, लेकिन ये सिग्निफिकेंस यहाँ पे बन चुका है। तो अब चंद्रमा की दशा खराब के योग बन चुके हैं। तो यहाँ पे हमें ये देखना है इस कुंडली के अनुकूल इसमें कि चंद्रमा जो है वो 12वें घर के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दे रहा है यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे ये देखना है कि चंद्रमा का जो नक्षत्र केतु है वो चंद्रमा के किसकी सिग्निफिकेटरों में साथ में, यानी कि देखिए 12वें घर के ठीक सामने चंद्रमा और केतु दोनों बैठे हैं। एक दूसरा जो है वो यहाँ पे सेकंड हाउस के ठीक सामने देखेंगे तो चंद्रमा और केतु बैठा है, और 4th हाउस के ठीक सामने देखेंगे तो चंद्रमा और केतु बैठा है। तो इन तीनों भावों के परिणाम, यानी सेकंड हाउस धन, चौथा अगर प्रॉपर्टी और 12वां अगर इन्वेस्टमेंट, तीनों घरों के ठीक सामने अगर यहाँ पे अकेला चंद्रमा बैठा हो तो केतु नहीं बैठा होता है, तो इनमें भी परेशानियों के योग कम बनते हैं। तो ये हमने देखा यहाँ पे कि भाई यहाँ पे जो है वो चंद्रमा अशुभ है, लेकिन इतना ही नहीं है, इसके आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा नुकसान कौन देता है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान देता है वो देता है हमें 8वां भाव, यानी 8th हाउस। जो ग्रह 8th हाउस के ठीक सामने हैं उनको लेना है, यानी कि देखिए वीनस, यानी कि शुक्र, सूर्य, गुरु और राहु। वीनस और गुरु 2 बार इसमें वापस आ गए हैं। तो यहाँ पे शुक्र, सूर्य, गुरु और राहु 4 ग्रह हमें मिले जो 8th हाउस को सिग्निफिकेट कर रहे हैं। तो इन 8th हाउस का लिंक अगर चंद्रमा की दशा से बनता है तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये चंद्रमा की दशा नुकसान देगी, यानी कि हमने यहाँ पे क्लियर तौर पे ये देखा। अब इनमें देखते हैं कि इन चारों ग्रहों में क्या अशुभता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वीनस को लेते हैं जो सबसे पहले नंबर है। तो वीनस यहाँ पे देखिए 8 7 5 8 3 12, यानी कि 3 5 8 12 है, यानी 3 5 8 है। इसमें आपको ई सिग्निफिकेटर नहीं लेना है। तो यहाँ पे हमें 8 7 5 8 और 3 मिल गया, तो ये अशुभ है। फिर यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि सूर्य, तो सूर्य को अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो सूर्य 2 8 और 1 है, तो ये कोई ज़्यादा बुरा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस सूर्य को छोड़ देते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं जुपिटर, यानी कि गुरु। तो गुरु यहाँ पे देखोगे तो 2 8 2 11 5 8 है, तो यहाँ पे भी ये अशुभता मिल रही है हमें। और उसके बाद देखते हैं राहु। तो राहु हमारे यहाँ पे जो है वो मिल रहा है 7 8 2 11 4 5 और 6। तो कुल मिला के अगर हम देखते हैं
तो हमारे सामने क्या हो रहा है कि राहु इतना अशुभ नहीं है। तो हमारे को 2 अशुभ प्लेनेट मिले, जुपिटर और वीनस, जो यहाँ पे देखेंगे तो 8वें घर के अंदर बैठे हैं। अब हम इनको क्या करते हैं कि देखते हैं कि ये क्या चंद्रमा से कहीं से भी जुड़े हुए हैं। जैसे कि चंद्रमा मान लीजिए कि इनके नक्षत्र में हो तो हो सकता है। तो यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो इनकी दृष्टियों में जाते हैं, जैसे कि वेस्टर्न आस्पेक्ट्स। तो हम यहाँ पे वेस्टर्न आस्पेक्ट्स में जाएंगे तो हमें यहाँ पे पता चलेगा ये वैदिक आस्पेक्ट्स है, ये वेस्टर्न आस्पेक्ट। यहाँ पे जो मून है वो आपके वीनस से 90 डिग्री, जिसको हम सबसे बुरा कहते हैं आपके केपी एस्ट्रोलॉजी में, यानी कि 45, 90 और 180, ये जो दृष्टियाँ होती है ये काफ़ी बुरी होती है। जैसे यहाँ पे रेड हो रखा है ना, ये ग्रीन होती है वो अच्छी होती है, तो यहाँ पे रेड हो रखा है, 90 की स्क्वायर दृष्टि है। तो इसका मतलब क्या है कि चंद्रमा शुक्र से ग्रसित है। अब जब चंद्रमा की दशा चलेगी तो उसमें शुक्र के परिणाम मिलेंगे। अब मिलेंगे तो फिर वो अशुभ होगा। तो यानी कि 8th हाउस से जुड़ गया है ये चंद्रमा आपका। अब ये चंद्रमा की दशा जो है वो खराब। अब चंद्रमा में चंद्रमा चला, चंद्रमा में चंद्रमा यहाँ पे जो है वो चला आपका। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यानी चंद्रमा में चंद्रमा 2020 से चला। उस समय जो है वो क्या हुआ, कोरोना काल भी था, तो वैसे भी माइनस पॉइंट था हम सभी के लिए। और चंद्रमा में चंद्रमा चला तो जब तक के यहाँ पे नुकसान हुआ 5 वगैरह का था, तो व्यापार में काफ़ी नुकसान हुआ। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा ओवर शुद्धि चाहिए तो उस समय का गोचर भी, ट्रांजिट भी लगा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि वो समय लगा देते हैं, जैसे फरवरी। तो यहाँ पर आप लगा दीजिए फरवरी 2020। ये आप अगर यहाँ पे लगा देते हो तो आपके सामने बहुत, अब ये आपकी है सिंह लगन की। तो आप यहाँ पे हमेशा ही जब भी आप गोचर मिलाते हो तो आप जो है उनको लगनों को ज़रूर चेंज करें, यानी कि वही लगन लेना है जो हमारी कुंडली का सिंह लगन। तो सिंह लगन में चंद्रमा जो था वो धनु राशि में था। अब उसके ऊपर उस समय मंगल, फरवरी में मंगल था। मेन जो पार्ट में देखोगे तो आपको यहाँ पे केतु नजर आएगा। तो केतु अगर यहाँ पे गोचर कर रहा है चंद्रमा के साथ तो ग्रहण बनाता है। केतु वहाँ पे गोचर कर रहा है तो जातक को नुकसान देगा, क्योंकि 5वें घर में केतु है। केतु अशुभ ग्रह होता है और आपको पता है कि चंद्रमा केतु के ही नक्षत्र में था और केतु 5वें घर में चला है तो जातक को नुकसान था। तो उस समय का आप गोचर भी लगा सकते हो। तो हमने यहाँ पर ये देखा है कि चंद्रमा में चंद्रमा बुरा है। इसके बाद आया है आपका मंगल। तो मंगल को देखते हैं तो मंगल जो है वो 4, 9, 12, 4 और 7 इनके सिग्निफिकेटर है। अनटेंडेंटेड है, 4 और 9 के परिणाम देगा। तो जब 9 का दे रहा है इसका मतलब क्या, चेंजेस। तो चंद्रमा में तो आदमी पीड़ित रहा, और उसके बाद जब मंगल आया तो जातक ने सोचा कि यार मैं कुछ नया करता हूँ, तो वो नया करने की कोशिश करेगा। तो वहाँ पे इस तरह की उसके दिमाग में चीज़ें आएगी। अब मंगल की अगर आप फैमिली देखोगे, यानी मंगल जो स्टारर लेवल पे जाओगे, तो मंगल जो है वो मून के स्टार में बैठा है और जुपिटर के जो है वो सब लॉर्ड में है। यानी कि अब हम यहाँ पे जाएंगे तो मंगल 4, 9, 12 और 4, 9 के परिणाम देता है। इसका जो नक्षत्र चंद्रमा है वो 2, 4 और 12, यानी कि हमें 4 और 12 दोबारा मिल गया है। इसके बाद जुपिटर जो आया है उसने क्या किया कि हमें 7, 8 और 5, 8 और 12, तो इन दोनों 12 को, यानी मंगल वाले 12 को और मून वाले 12 को 5, 8 और 8 का सपोर्ट देने से ये पूरी की पूरी जो फैमिली है इनकी, यानी कि मंगल, चंद्रमा और गुरु, मंगल की पूरी फैमिली है वो कहीं ना कहीं ग्रसित हो चुकी है। जिसके कारण हम कहेंगे कि चंद्रमा में चंद्रमा और चंद्रमा में मंगल दोनों जो है वो परेशान करते रह गए जातक को। यानी कि जातक नया सोचता रहा, हुआ नहीं, उसमें इन्वेस्टमेंट किया तो नुकसान हुआ। इसके बाद आता है आपका राहु। अब राहु देखिए, राहु 4, 7, 8, 2, 11 और 4, 5, 6, ये अच्छा है यहाँ पे। अब राहु का हम पूरा परिवार देखते हैं तो राहु यहाँ पे जो बैठा है वो बुध के नक्षत्र और बुध के उप नक्षत्र में बैठा है। देखिए यहाँ पे राहु जो है वो ये रहा, राहु बुध के नक्षत्र और बुध के उप नक्षत्र में बैठा है। अब अशुभ ग्रह है राहु जन्म कुंडली का, लेकिन वो भी लाभ दे सकता है। तो राहु 7, 8, 2, 11, 4, 5, 6 सारे के सारे भाव अच्छे हैं। 11 हो गया तो ये सभी अच्छे हो गए। अब बुध यहाँ पे जन्म कुंडली में 4, 7, 6, 7, 2, 11, एंड में 2, 11 भी हो गए और 4 भी आ गए, 6, 7 भी हो गए। तो यहाँ पे ना तो 8 है, न यहाँ पे जो है हमें कोई बहुत बुरा 12 मिल रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ 8 है। तो ये 11 अगर दोनों में जुड़ गया है, प्लेनेट में, स्टार में और सब में, क्योंकि बुध के ही नक्षत्र और बुध के उप नक्षत्र दोनों बार 11-11 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसको स्टार लेवल पे भी और सबलॉर्ड लेवल पे भी दोनों पे 11 मिल गया है तो हम कहेंगे इसे लाभ हो। और प्लेनेट लेवल पे भी 2, 11 मिल गया। तो कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो ये राहु बढ़िया है। तो इसका मतलब क्या है कि जातक को चंद्रमा में मंगल और चंद्रमा में जब राहु आया तो उसे लाभ मिला।
तो हमने इस तरह से इसको प्रेडिक्ट किया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बस इस क्लासिकल सिग्निफिकेटर्स को देखते हैं, इनके सामने वाले ग्रह हैं या कैसे। ज्योतिष को अधूरा न करें, पूरा संपूर्ण देखिए। और मैंने यहाँ तक कहा है कि ये इतना ही न रखें, इसमें ट्रांजिट को भी आप ऐड करें। जब आप ट्रांजिट को ऐड करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि उस समय जब दशा चली उस समय ट्रांजिट भी अशुभ होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि उस समय जब दशा चली ट्रांजिट एक्टिव नहीं होगा। देखिए वहाँ पे चंद्रमा की दशा चली उस समय कोरोना काल भी आया, वैसे भी उसका नुकसान का वो था, और कोरोना काल में ज़्यादा तकलीफ हुई। जो बेचारे का धंधा था वैसे ही दबा हुआ था और दब गया। उसके बाद क्या हुआ कि जो आपका ये कहेंगे कि ट्रांजिट, उसमें केतु आ गया, चंद्रमा केतु के नक्षत्र में था। तो कुल मिला के पूरी की पूरी रूपरेखा बनी, जिससे कि ज़्यादा को नुकसान हुआ। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।